और आप इस वक्त कटौल में हैं जहां पे 2014 के अंदर हम जीते थे, तो ये बैस्टियन कहा जाता है अनिल देशमुख का, पर 2014 के अंदर हम जीते थे असेंबली इलेक्शंस के अंदर, और इस बार भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि जिस सीट पे आप खड़ी हैं उस सीट के ऊपर हम अनिल देशमुख जी के जो रिलेटिव हैं उनके बेटे उनको हराएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं बागी के ऊपर। रूबिका जी, हम हर आइडियोलॉजिकल परिवार के व्यक्ति को मना रहे हैं और एज ऑफ राइट नाउ 70% से ज्यादा लोगों को हम मना चुके हैं। हमारा डिफरेंस ये है महाविनाश अघाड़ी से कि महाविनाश अघाड़ी को एक अल्टीमेटम देना पड़ता है। माननीय शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी को साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के थ्रू बागियों से बात करनी होती है, ये कहते हुए कि मान जाओ वरना फिर आप पे कार्रवाई होगी। हम इस तरीके का कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहे। इवन हीना गावे जी जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी से बात करी है और उन्होंने अपनी राय को व्यक्त करा है। ये बात जरूर है कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव के अंदर ज्यादा इंडिपेंडेंस है विज़-अ-वी लास्ट इलेक्शंस के अंदर, परंतु ये सभी पार्टी में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा हरियाणा चुनाव का, जब काफी बागी हमारी पार्टी से भी खड़े हुए थे। पहली बार हो रहा है और अलग ही हो रहा है। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय गुप्ता मैं चाहती हूँ वो जरा इसका जवाब दे दे। संजय जी, ये लोग कह रहे हैं हम तो सिर्फ इशारा करते हैं और सब चुप बैठ जाते हैं। आपके यहाँ पर चीखे मार मार के थक गए कि बैठ जाओ, लेकिन ये सारे बागी बैक बेंचर्स की तरह नाक में उधम किए हुए हैं और ये आपका खेल पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। नहीं, देखिए प्रदीप भंडारी जी कुछ बातों को छुपा गए और कुछ बातों को दबा गए, तो बात वो होनी चाहिए जो सही हो और सकारात्मक रूप से हो। मतलब बागी इनके यहाँ भी है, बागी हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जिस तरह से इनके यहाँ बैठे उतने ही संख्या में हमारे यहाँ भी बैठे, और जितने अभी मैदान में जितनी संख्या में हमारे यहाँ हैं उतने ही इनके यहाँ भी हैं। तो हर पार्टी में जब चुनाव होता है तो कुछ इस तरह के नेता होते हैं जो मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, मैदान में रहते हैं। तो इनके मैदान में रहने से और ना रहने से पार्टियों को फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टियों का अपना स्टैंड होता है। जिस तरह से आपने बताया कि जिस क्षेत्र में आप हैं लोग वहाँ पर नाम से जानते हैं नेताओं को कि कौन हमारे क्षेत्र का नेता है, निशान से और इन सब चीज़ों से वो नहीं मानते, क्योंकि आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि किस तरह से लोगों ने वोटिंग की। तो ठीक इसी तरह से चुनाव आयोग अब जिस तरह से हर जगह पर फोटो भी होती है और नाम भी होता है, तो उसी से आज मतदाता मतदान करता है। तो इस बात को मानना चाहिए कि अगर आपके यहाँ बागी है तो हमारे यहाँ भी है, और ये सब चलता रहेगा। नहीं समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं चिन्ह नहीं फोटो और नाम। तो अगर वो बागी फोटो और नाम हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? और आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो बकायदा गिनती गिना रहे हैं और कह रहे हैं 68 पर मामला बिगड़ा हुआ था, उसमें से ज्यादातर बना दिए गए हैं, बट दहाई में बच गया है खेल। देखिए जो आंकड़े आपने दिखाए हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाए हैं और बिल्कुल फैक्ट थे कि कितने हमारे परसेंट मान गए और कितने इनके परसेंट नहीं माने, वो सब बराबर ही है। तो बागी नहीं माने हैं, कुछ हैं जो नहीं माने हैं, कुछ मान जाएंगे। तो ये थोड़ा खेल चलता रहेगा अभी 2-4 दिन और। सतीश के सिंह साहब, मुझे ये बताइए, बागी खेल बिगाड़ेंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, या फिर इनका कोई औचित्य नहीं है? मामला जो है सीधा सीधा दोनों गठबंधनों में है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस बार का जो युति है और इस बार का जो अघाड़ी है, चुनाव के बाद कौन सी अघाड़ी और कौन सी युति बनेगी जरूर, बिगड़ेगी जरूर, इतना पक्का है। इसलिए महाराष्ट्र का ये वाला चुनाव जो है अंक गणित का है, बूथ टू बूथ है और कैंडिडेट टू कैंडिडेट है। एकदम समझिए 2020 मैच है, और इसमें 2 पार्टियों को छोड़ दीजिए तो चुनाव के बाद वो कौन कहां रहेगा, किस युति किस अघाड़ी में रहेगा, कहां नहीं जा सकता। जहां तक बागियों का सवाल आपने पूछा है, तो बागियों का एक ये मतलब है जैसे चुनाव क्या हो गया है, चुनाव जो है ये पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम तुम्हारा नहीं सुनते, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ताकत हम में होगी तो हम जीत जाएंगे, और बाद में तो कोई ना कोई खरीद ही नहीं तो एटलीस्ट वो 3 मुद्दे बता दीजिए जिस पर आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसकी नैया पार निकालेगी या उसकी नैया में छेद कर देगी। 3 मुद्दे आपको वहां से क्या नजर आ रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा तो छोड़ दीजिए, क्या बोलते हैं, विचारधारा, विचार तो चला गया समंदर में, सिर्फ धारा ही धारा है।
तो इसलिए मुद्दे मत बताइए। मुद्दे में सिर्फ इतना है कि चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने में मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बीजेपी वाला युति है उसका मैनेजमेंट हमको ज्यादा सही लगता है। उनका रिसोर्सेज है, वो जीत सकते हैं, लेकिन अब वहां का पॉपुलर मूड क्या है, मूड तो मुझे फिर भी मुझे मालूम नहीं है जमीन से, लेकिन मूड हमको दूर से यही लग रहा है कि हर एक वोट के लिए लड़ाई है। हाँ। हर एक वोट के लिए लड़ाई है, और इसका नतीजा ये होगा कि चुनाव के बाद एक एक एमएलए की लड़ाई बनेगी, एक एक एमएलए की लड़ाई बनेगी। हम लोग तो ये देखे ना महाराष्ट्र में कि 2 के 4 हो गए, 2 पार्टियों के 4 पार्टी हो गए। ओके ओके, इसीलिए तो सर वो कंफ्यूजन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पे उतरते हैं तो वो ये कहते हैं कि कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगा, हमारे दिमाग में नहीं है, हमें पता है किसे कैसे वोट देना है, कहाँ देना है। अब यहाँ पे जितना कॉन्फिडेंटली गांव के लोगों ने मुझसे बात की है, तो तब मुझे लगा कि भाई स्टूडियो में बैठ के कुछ और ही सोच रहे हैं, और यहाँ आते हैं तो ये लोग तो बिल्कुल अलग ही मूड बनाए बैठे हुए हैं। और इसीलिए सुशील व्यास जी, ये एक एक कैंडिडेट की लड़ाई में नवाब मलिक एक अहम कैंडिडेट बन जाता है। आप लोग देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं मान रहे, या फिर खेल कुछ और है? सच्ची बताइएगा। आप लोग मिलकर वो जिसे कहते हैं ना, ये सब मिले हुए हैं जी। रूबिका जी, पहली बात तो नवाब मलिक जी हमारे मित्र ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के दल से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में ज्यादा वो बता सकेंगे, लेकिन वो हमारे यूटी के एक अहम हिस्सा है, इसलिए वो उनके ए और बी फॉर्म पे खड़े हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फडणवीस जी की पार्टी और हमारा जो शिंदे जी की पार्टी है, नवाब मलिक जी को लेकर के, उनकी उम्मीदवारी को लेकर व्यक्तिगत हमारी एक राय है। उसके बावजूद अगर अजीत पवार जी ने उनको ए बी फॉर्म दिया है तो एक यूटी के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। ठीक है, वो तीनों दल बैठ के आपस में उसके बारे में विचार विमर्श अब भी चालू है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा अजीत पवार जी बता सकते हैं। अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि मतदाताओं के मूड की, तो मतदाता का मूड तो ये देखिए हमेशा होता है। आप लोग, मैं सोचिए, मैं अब तक आप लोगों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई हूँ, और यहाँ जनता कहती है कि हमें पता है, हम जानते हैं हम कैसे करेंगे। आप ये कह रहे हैं आपने नहीं उतारा है, आप गठबंधन एक है। हाँ, ब्रिजमोहन जी यहाँ पर मौजूद है। ब्रिजमोहन जी बताइए, ये क्या खेल चल रहा है? मैं वो कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, सवाल जो मैंने व्यास जी से पूछा था। नहीं, मैंने सुन लिया आपका प्रश्न। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि महायुति में हम लोग हैं, और देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया था कि आदरणीय नवाब मलिक साहब पे उनकी आपत्ति थी, तो उन्होंने आपत्ति के रूप में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो नवाब मलिक साहब के लिए कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और आदरणीय नवाब मलिक साहब वहां पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये मौका इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि जब हम लोग गठबंधन में शरीक हुए तो उस समय भी आदरणीय नवाब मलिक साहब एक विधायक के रूप में हम लोगों के साथ थे। तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसी के अंतर्गत उनको टिकट दिया गया है। मैं सोचता हूँ उससे कोई बहुत महायुति की। अरे सर, आप कह रहे हैं आदरणीय है, लेकिन प्रदीप भंडारी जी से पूछिए ना, जो आपके लिए आदरणीय है वो उनके लिए सिर में दर्द है, और आप गठबंधन का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, और ऐसे में आप देवेंद्र फडणवीस की बात को नहीं रख रहे हैं, और अगर नवाब मलिक की बात को रखा जा रहा है तो फिर जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी प्रदीप भंडारी जी, जब आप अपने साथी को ही नहीं मना पा रहे हैं इस मसले पर? या फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी कुछ और है, और वो स्ट्रैटेजी है रिवर्स पोलराइजेशन की। वो स्ट्रैटेजी है कि 2 चेहरे जो है वो माइनॉरिटी के अगर वहां पर है या 2 से ज्यादा है तो जीत तो फिर उसकी होगी जो माइनॉरिटी से ताल्लुक नहीं रखता है, जो कैंडिडेट शिवसेना का है। देखिए